अगर हिंदी लिटरेचर को अगर आप पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य को पढ़ते हैं, तो उसका जो सिलेबस है उसमें राम भक्ति, कृष्ण भक्ति ही उसके केंद्र में है। और इसी के आसपास सारी हिंदी जो हिंदी जो साहित्य है वो घूम रहा है। ये बात कितना सही है और कितना इसमें एग्जेगरेशन है, कितना इसको बढ़ा चढ़ा के कहा जा रहा है? देखिए, मैं लगभग हर साल का एक बार मैं जरूर रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास उसको पढ़ लेता हूँ। और जब मैं पढ़ता हूँ तो बार बार ये मेरे अंदर एक प्रेरणा जागती है कि मैं उस पर कुछ लिखूँ और जल्द ही लिखने का काम होगा। तो आप जानते हैं कि आधुनिक हिंदी साहित्य को, आधुनिक काल से पहले का जो साहित्य है उसमें तुलसीदास का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और वो पूरे केंद्र बिंदु हैं। पूरा जो आदिकाल का साहित्य है और मध्यकाल का साहित्य उसके केंद्र बिंदु हैं। और फिर से जब आधुनिक काल में आते हैं तो आधुनिक काल में रामचंद्र शुक्ल चले आते हैं। आचार्य शुक्ल का जो व्यक्तित्व है, आप जानते हैं कि उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को एक ढांचा तैयार किया, खंडों में बांटा। लेकिन खंडों में बांटने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उन्होंने हिंदी साहित्य का एक मतलब इतिहास की एक रेखा जो है खींची कि किस तरीके से आदिकाल और फिर से मध्यकाल और आधुनिक काल। लेकिन उनकी इतिहास की जो विसंगतियाँ हैं वो विसंगतियाँ पूरे हिंदी विभागों में इस तरीके से हावी हो गई, प्रभावी हो गई कि आज भी हम उससे उबर नहीं पाए। मसलन अब देखिए, आप जानते हैं कि किस तरीके से जो हमारा हिंदी समाज है, हिंदी समाज की जो हम लोग क्योंकि साहित्य पढ़ने वाले हैं, साहित्य के साथ साथ हम हिंदी भाषा, साहित्य और संस्कृति को भी पढ़ रहे हैं, भारतीय समाज को भी पढ़ रहे हैं। हिंदी समाज की जो सबसे बड़ी विशेषता यह है, वजह है कि आज भी हम, जैसे रामचंद्र शुक्ल के बारे में बात कर रहे थे आपसे, कि शुक्ल जी का जो साहित्य है उसमें कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं जो बिल्कुल तथ्यों से उनका कोई लेना देना नहीं। जैसे मैं एक आपसे बात बताऊं, जैसे एक बात मैं उसके पृष्ठभूमि में बताना चाहता हूं कि ऐतिहासिक तथ्यों को नज़रअंदाज किए हुए, आप जानते हैं कि वो जो आप इतिहास के अध्येता हैं तो इतिहास के जो पहले पेज पर जब वो लिखा रहता है कि ऐतिहासिक स्रोत क्या क्या है और ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर किसी महत्वपूर्ण विचार ऑब्जेक्टिविटी को तय किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐतिहासिक तथ्यों को बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता और इससे क्या होता है कि जो मनगढ़ंत बातें हैं वो बातें प्रभावी हो जाती हैं और कोई जब बड़ा व्यक्ति उसी बात को कह दे तो वो इतनी ज़्यादा प्रभावी हो जाती हैं कि बहुत सालों तक वो पीछा नहीं छोड़ती। तो जैसे शुक्ल जी ने एक बात कही कि जो सिद्ध लोग थे, जैसे आप जानते हैं नाथ और सिद्ध, तो सिद्ध लोग के बारे में जो एक बात कही, और अगर उस बात को अगर आज मैं किसी के सामने कहा दूँ, उन्होंने कहा कि जो सिद्ध लोग थे, बिल्कुल एक जातिवादी कमेंट टाइप का है। उन्होंने कहा कि शुक्ल जी ने यह कहा कि जो सिद्ध लोग थे वो डोमिन और धोबियों को आह्वान करते थे। डोमिन जात की जो औरतें थीं और धोबी जात की जो औरतें थीं उनको आह्वान करके बुलाते थे और बाकायदा उनका उपभोग करते थे और तब जाके उनकी सिद्धि पूरी होती थी। अब यह बताइए कि इस तरीके का कोई, अगर आप यह बात कहाँ तक सच है? अगर इतना जो आरोप आप लगा रहे हैं, ये पूरी जो है समाज की एक धारा को, जिसे हम लोकवादी लोक की जो एक सिद्ध और नाथ जो साहित्य है, आज भी समाज में वैसे उस विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। लेकिन उस तरीके का आरोप लगाना कि वो बाकायदे एक विशेष जाति के औरतों को आह्वान करते हैं, महिला विरोधी कमेंट है, और किस तरीके की बात है जो है, तो मुझे लगता है कि आज भी हम उसको एकदम रामचरितमानस की तरफ पढ़ करके उसी को अपने विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। ये पूरी तरीके से मुझे लगता है कि इससे हमें उभरना चाहिए। एक बात, दूसरी बात जो आप जो कह रहे थे, मैं एक बात याद दिलाऊँ आपको कि राजेंद्र यादव जेएनयू में जब भी आते थे तो एक बात वो जरूर कहते थे, वो यही कहा करते थे कि जो आधुनिक काल से पहले का जो साहित्य है, यानी कि आदिकाल और मध्यकाल का जो साहित्य है, उसे हमें
लाइब्रेरियों में सुरक्षित रख देना चाहिए। जिसको व्यक्तिगत जिसे पढ़ना है, रिसर्च करना है, वो उसको पढ़े, लेकिन हमें अपने विद्यार्थियों पर उसको थोपना नहीं चाहिए। इससे यह होता है कि जैसे आज ही मैंने अपने विद्यार्थियों से पूछा कि आप लोगों को क्या दिक्कत आती है। अगर आप चूँकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ अभी अपने विद्यार्थियों को हिंदी बी, वैसे विद्यार्थी जिन्होंने 10वीं के बाद हिंदी नहीं पढ़ी, सीधे स्नातक में आकर के वो हिंदी पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो उनसे मैंने पूछा कि आपको क्या समस्याएं आती हैं। तो उन्होंने कहा कि सर ये जो कहानियाँ हैं ये तो बहुत अच्छी लगती हैं हम लोगों को, लेकिन जो हम आदिकाल का साहित्य पढ़ते हैं, भक्ति काल का जो साहित्य पढ़ते हैं, तो वो हमें समझ में नहीं आती। वो भाषा हम लोग को बिल्कुल अलग जान पड़ती है, तो वो थोड़ी दिक्कत होती है। तो मुझे जब वो बच्चे यह सवाल करते हैं, तब मुझे याद आता है वो राजेंद्र यादव की बात याद आती है कि हमें, चूँकि आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य एक भाषा का साहित्य नहीं है। अगर आप आदिकाल में देखिए तो राजस्थानी है, अपभ्रंश है, मैथिली है, खड़ी बोली है। अब अगर आप भक्ति काल में आते हैं तो अवधी है, ब्रज भाषा है। तो इतनी सारी भाषाओं को आप एक स्टूडेंट से कह रहे हैं कि इतनी सारी भाषाओं को आप पढ़ जाओ, इसकी व्याख्या करो, इसके बारे में आलोचनात्मक विवेक विकसित करो, तो कैसे कर पाए? वो भी ग्रेजुएशन लेवल, वो भी ग्रेजुएशन स्तर पर। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर दिल्ली विश्वविद्यालय का मैं सिलेबस तैयार कर रहा होता, बना, ये सवाल एक लेंगे आप। हाँ, जी जी। तो आप जब सवाल कीजिएगा तो मैं नहीं, ये बोल दीजिए कि हाँ। अगर बनाता दिल्ली विश्वविद्यालय का सिलेबस तैयार करता, तो जो शुरुआती जो पहला हिस्सा होता, सबसे पहले जो छोटी छोटी जो कहानियाँ हैं, जैसे प्रेमचंद की कहानियाँ, दो बैलों की कथा, या बड़े भाई साहब, गुल्ली डंडा या ईदगाह, इस तरीके की छोटी छोटी कहानियाँ लगाइए जो बहुत ही मतलब सुगमता उनको पढ़ने में, वो कम से कम खड़ी बोली को तो समझें। हम विद्यार्थियों को किस लिए तैयार कर रहे हैं? स्नातक में हम हिंदी उनको इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि वो कार्यालय में जाएं, अपने ऑफिस में जाएं, दफ्तर में जाएं, या जो आपकी जो राजभाषा है, जो आपकी राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसमें उनको कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। वो जो साहित्यिक समझ है वो तो है ही उनके पास, जो एक साहित्यिक समझ, एक जो संवेदनात्मक जो उनका जो है विवेक विकसित हो, वो तो है ही। लेकिन जो भाषा के स्तर पर हम उनको इतना ट्रेन करना चाहते हैं कि खड़ी बोली हिंदी में उनको कोई दिक्कत ना हो, तो हमें ज़्यादा फोकस उन्हीं चीज़ों पर करनी चाहिए कि उनको कम से कम खड़ी बोली हिंदी सही तरीके से लिखना और पढ़ना। जी, अच्छा एक चीज़ बताइए, रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में आपने कहा कि उनकी लेखनी में इतिहास के जो तथ्य हैं उसका बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखा गया, और बहुत सारी ऐसी बातें कही गई है जो आज के आधुनिक जो हमारी विचारधारा है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, उसमें फिट नहीं बैठती है। तो क्या शुक्ल जी का जो काम था उसकी भरपूर आलोचना बाद के लेखकों ने किया, बाद के इतिहासकारों ने किया हिंदी साहित्य में, मसलन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, नामवर सिंह और दीगर लोग, या उसमें और करने की ज़रूरत है? और एक चीज़ और बता दीजिए जो कि हमारे छात्र लोग देख रहे होंगे कि इस जो भाषा का साहित्य को लेके जो उसमें जो गड़बड़ियाँ हैं उसको दूर करने के लिए कोई अगर लिटरेचर है जो उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए, तो उसका भी आप जरा संक्षिप्त में बता दीजिए। 2 सवाल आपने किए जी। देखिए, सबसे पहला सवाल है जो आपने कहा कि वो दरअसल आलोचना तो हुई है, बहुत सारे लोगों ने लिखा है, जैसे आपने हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम लिया, लेकिन दरअसल जितना कुछ लिखना चाहिए नहीं हो पाया, उतना नहीं हो पाया है। द्विवेदी जी ने, आप जानते हैं, द्विवेदी जी कबीर को केंद्र में लेकर के आए और नाथ सिद्धों के साहित्य को लिखा, उनके बारे में लिखा, उनके महत्व के बारे में लिखा। लेकिन और बात के जो भी, जैसे नामवर सिंह ने अपनी एक किताब लिखी है दूसरी परंपरा की खोज, इसमें उन्होंने दूसरी परंपरा जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी के कामों को ही एक तरीके से एक्सटेंशन किया, उसी को ही आगे बढ़ाया, और उसमें कबीर और फिर से द्विवेदी जी के अपना जो आत्म संघर्ष है उसको उन्होंने उसमें उजागर करने की कोशिश की कि द्विवेदी जी को किस तरीके से कबीर पर लिखने के लिए कितना जो है परिश्रम करना पड़ा। वो परिश्रम तमाम स्तरों पर हो सकता है, उन्हें विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया, और तमाम जो भी और भी जो सवाल हैं उनके साथ जुड़े, लेकिन जितना कुछ लिखा जाना चाहिए अभी नहीं लिखा गया। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे यही मैंने आपको समझाया, जो ये बात कही कि ये जो तथ्य है जिसको हम बार बार पढ़ते हैं, और हम अपने
ये जाहिर सी बात है कि हम अपने विद्यार्थियों को सबसे पहला जो किसी पुस्तक का रेफरेंस देते हैं वो कहते हैं कि हम आपको रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ना चाहिए, जिसके शुरुआत में ही ऐतिहासिक तथ्यों की बात आप कर रहे हैं। शुक्ल जी खुद यह मानते हैं कि वीरगाथा काल जो नामकरण कर रहे हैं वो, और जितने ग्रंथों को आधार बनाया है सभी ग्रंथ संदिग्ध हैं, उनकी प्रामाणिकता पर संदेह है। इसके बावजूद भी अपनी चीज़ों को भी वो नहीं मान रहे हैं। इसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि नहीं, इसके बावजूद भी हम आदिकाल को वीरगाथा काल कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि ये जो समय जो है जो छोटे छोटे राजा थे वो उनका शौर्य का समय है, उनके जो है वीरता का समय है, इसीलिए हम उसको वीरगाथा का काल कहेंगे। जबकि उस समय जो दूसरी जो धाराएं थी, जैसे आपने कहा कि नाथ और सिद्ध की धाराएं हैं, जो लोक की तमाम और दूसरी धाराएं हैं, उन धाराओं को वो आगे करना ही नहीं चाह रहे थे, इसलिए वो उसको तिरोहित करके कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे अब वो बार बार ये कहते हैं कि हमारा जो है जो दौर है, जब जो है मुस्लिम आक्रांता आते हैं और फिर से लड़ाइयाँ होती हैं, तो वो दिखा रहे थे। और मैं आपको बताऊं, जैसे मैं शुक्ल जी के साहित्य को पढ़ते हुए मुझे ऐसा महसूस होता है, मुस्लिम आक्रांता मुस्लिम आक्रांता जो आ रहे थे और फिर से हमारे जो छोटे छोटे राजा थे उनका मुकाबला कर रहे थे, लेकिन मुकाबला नहीं कर पाए, तो फिर से उसको उन्होंने वीरगाथा काल कहा। तो कहने का मतलब है कि लेकिन एक चीज़ देखिए, मैं भी इतिहास का छात्र हूँ, राजा महाराजा के बीच में जो लड़ाई है, बादशाह और राजा महाराजा के बीच में जो लड़ाई है, उस लड़ाई को राष्ट्रीयता के केंद्र में लाना, ये भी अपने आप में जो सांप्रदायिक जो लिटरेचर है और सांप्रदायिक अदब है उसको वहाँ पे पैदा कर देता है। और उसमें एक बहुत बड़ा तबका होता है कि जब उस लिटरेचर को पढ़ता है तो अपने आप को मतलब क्या बोलते हैं, उससे जोड़ नहीं पाता। वही तो मैं कह रहा था कि ये वही दौर है जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, और उसी दौर में आप एक अपने ही देश के मतलब कि एक हिस्से को आप कह रहे हैं कि उनके जो कुछ लोग थे वो आक्रांता थे, और केवल आप उन राजाओं को नहीं चिन्हित कर रहे हैं, उन राजाओं को तो चिन्हित करते तो अलग बात थी, उनके नाम के साथ आप चिन्हित करते तो अलग बात थी। आप कह रहे हैं इस्लाम आ गया, मुस्लिम आक्रांता आ गए, उनके अगर नाम के साथ अगर आप कहते कि ये जो मोहम्मद गोरी ने आक्रमण की, तो वो तो बात जाहिर सी बात है, मतलब एक व्यक्ति था, एक पूरे समुदाय को, एक पूरे जाति को आप कह रहे हैं कि वो उसको आक्रांता के रूप में। तो अच्छा एक चीज़ बताइए, वो हिंदू धर्म जी की जो तो ये तो बात हो गई। कुछ लिटरेचर हो जिसको कोई देख सकता है, जो भी मौजूद हो, जरा ये भी बता दीजिए। बहुत सारे छात्र लोग जो आपकी बात सुनेंगे उनको फ़ायदा हो जाएगा। इन कमियों को दूर करने के लिए कुछ रेफरेंसेस हो तो आप ज़रा बता दीजिए जिसको पढ़ना चाहिए, जो ये सांप्रदायिक सोच है या जातिवादी सोच है या महिला विरोधी जो सोच है, इससे हट के जो अच्छा काम हुआ है उसका ज़रा जिक्र कर दीजिए इस क्षेत्र। देखिए, इधर जो है बहुत सारे इतिहासकारों ने, बहुत सारे लेखकों ने लिखा है। सबसे ज़रूरी है इस समय जो है, सबसे मतलब आप जानते हैं कि ये जो दौर है दलित विमर्श और स्त्री विमर्श का, दलित लेखकों ने इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया। नाम जरा बता, खासकर कमल भारती का इतिहास है, जिन्होंने दलित साहित्य की भूमिका एक लिखी है, वो बहुत अच्छी किताब है, उसको पढ़ना चाहिए। आप इतिहास के स्टूडेंट हैं तो आप जानते ही हैं, एक जो लाल बहादुर वर्मा की छोटी सी किताब आती है इतिहास के बारे में, जिसमें उन्होंने इतिहास के साथ साथ साहित्य पर भी कुछ चर्चा। अच्छा, बच्चन सिंह का भी, बच्चन सिंह का भी है। बच्चन सिंह का इतिहास है दूसरा, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, जिनमें उन्होंने ये कहा कि जो पहला इतिहास जो है शुक्ल जी का था और दूसरा इतिहास मैं लिख रहा हूँ, और फिर से उसको उन्होंने। तो मतलब आप देखिए दोस्तों, तो कुछ लेखकों का, कमल भारती जी का नाम, बच्चन सिंह का, और किसका नाम लिए थे आप? ये दो लोगों का नाम लिया, और एक लाल बहादुर वर्मा का नाम लिया। इन लोगों की किताब है, इन लोगों की राइटिंग्स को आप पढ़ सकते हैं। और ये देखिए, सोच जो है, जो थिंकिंग जो होती है वो हमेशा कलेक्टिव होती है। तो अगर हमें उस दौर से निकलना है